Assalamualaikum. Today our topic is chemical combination. आज हमारा टॉपिक केमिकल कम्बिनेशंस की लॉज के हवाले से फर्स्ट लॉ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। केमिकल्स क्या होते हैं और केमिकल्स जब कंबाइन होते हैं तो कौन से रूल्स, कौन से उसूल, कौन से प्रिंसिपल्स या लॉज हम कहते हैं कवानीन फॉलो होते हैं उनको कंबाइन करने में। तो दुनिया में हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम के तमाम केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमारे पास केमिकल्स कहलाते हैं। और जैसे कि हम यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत से अंदाज से वाटर को, पानी को, ये एक केमिकल है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है, H2O, H हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से बनता हुआ एक कंपाउंड। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फ्लोर्स की बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है सिलिकॉन से, सीमेंट से, प्लास्टिक, ग्लास, ये तमाम के तमाम ये हमारे केमिकल्स हैं, चाहे वो मेटल्स के हवाले से हों, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, या गैसेस से रिलेटेड हों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तमाम गैसेस, या कोई और मटेरियल जो प्लास्टिक की फॉर्म में हो या क्लोथ की फॉर्म में, फाइबर्स की फॉर्म में, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि जिन चीज़ों को हम टेक करते हैं यानी खाते हैं, पीते हैं और हमारे खुराक में, डाइट्स में यूज होती हैं चीज़ें, जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों पर सफ़र करते हैं, जिस भी चीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है यानी कि मैटर, तमाम की तमाम चीज़ें जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी बहुत अहमियत है, ये सब की सब केमिकल्स कहलाएंगी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में। और इन केमिस्ट्री में मतलब इन केमिकल्स के कंबाइन होने में, मिलने में, यानी एक नया केमिकल फॉर्म होता है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, बेसिक उसूल, बुनियादी कवानीन, कारफरमा होते हैं। उन्हीं कवानीन में से एक कानून, एक लॉ जो कि यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस की जा रही है, तो केमिकल कम्बिनेशन सिंपली ये केमिकल्स का आपस में कंबाइन होकर नया कोई कंपाउंड बना देना, ये केमिकल्स की कम्बिनेशन की लॉज हैं। अब इन लॉज में कि केमिकल की कम्बिनेशन है और इसके कुछ उसूल हैं, तो मतलब हम कहते हैं कि लॉज हैं। उन लॉज में सबसे पहले नंबर पर आने वाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास की कंजर्व होना, मास का कंजर्व होना हम कहते हैं कि उसके हवाले से लॉ है। और इस लॉ में क्या कहा जा रहा है, ये लॉ सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दी, तो सबसे पहले इसको देने वाले फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रांस के केमिस्ट लैवोइजर थे। 1785 में ये लॉ उन्होंने दी और एक बहुत ही बुनियादी सी लॉ है, बहुत ही बेसिक एम्पेरिकल फॉर्म की ये लॉ है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर दो केमिकल्स मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा केमिकल्स मिलते हैं, उनका जो मास होगा यानी मैस होगा बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले यानी उनकी कॉम्बिनेशन से पहले जो उसका मास होगा वही सेम मास रिएक्शन के बाद भी होगा। तो वर्डिंग यहाँ जो कि यूज करी गई है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, कहा जा रहा है कि मास ना तो पैदा होता है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड या नॉट डिस्ट्रॉयड, ये तबाह भी नहीं होता, खत्म भी नहीं होता ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक कीमियाई अमल के दौरान। कीमियाई अमल के दौरान यानी केमिकल जब रिएक्शंस होते हैं, यानी केमिकल, एक केमिकल दूसरे केमिकल से जब रिएक्ट कर जाता है तो इस पूरे प्रोसेस में ना तो मास पैदा होता है ना खत्म होता है, यानी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो यही बात बताई जा रही है। इसी बात को दूसरे अंदाज से और की फॉर्म में जो बताया गया है डेफिनेशन में, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी कीमियाई अमल में द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टेंट, इब्तिदाई जो वेट होता है यानी रिएक्शन से पहले का अगर दोनों का वजन है, मैस है, इस वजन से हम मास ही कैलकुलेट करते हैं, केजी, ग्राम वगैरह में कैलकुलेट किया जाता है, वो मैस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस का विल बी इक्वल, इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के फाइनल वेट के इक्वल होगा। यानी दो चीजें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए का वेट था 1 ग्राम, बी का था 3 ग्राम, टोटल हो गया 1 + 3 4। इसी तरीके से ए और बी की कॉम्बिनेशन से सी और डी बन गया या सी बन गया सिंपली। तो अगर ए बी की कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट साइड में सी बन रहा है, कोई भी सब्सटेंस है, वो का नाम हमने सी रख लिया, तो अगर यहां पर इनकी कॉम्बिनेशन में वेट था 1 + 3 यानी 4, तो सी का वेट 4 होगा, 4 ग्राम होगा, क्योंकि यहां पर टोटल वेट 4 था, वहां भी टोटल वेट 4 होगा। जो चीज मिल रही थी उसका मास कंबाइन करते हुए क्या था, 4 ग्राम, तो वहां पर भी मास हमारे पास प्रोडक्ट में भी 4 ग्राम आएगा। इसी को एक एग्जांपल से यहां पर समझाया गया है कि पानी की फॉर्मेशन यानी वाटर की फॉर्मेशन में
H2 हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड फॉर्म में ही रहते हैं, यानी हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि एटॉमिक फॉर्म में अकेला एक हाइड्रोजन का एटम का सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा ही रिएक्टिव होता है। इसे अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी की हासिल करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी होती है और H2 के फॉर्म में ये रहता है। तो H2 और O2, ऑक्सीजन के साथ भी यही मामला है। ऑक्सीजन भी एक एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह पाता, रिएक्टिव होता है, इसलिए दो ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो O2 H2 O2 से हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन के मोल्स हैं, नंबर मोल्स 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल है, इनकी कॉम्बिनेशन से H2O की फॉर्मेशन होनी है, यानी 2H2O फॉर्म होगा। अब होगा ये कि ये जब कंबाइन होंगे और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। आप देख सकते हैं इस बीकर के अंदर हमारे पास कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के साइज में बड़े होते हैं क्योंकि उसका हमारे पास 8 नंबर है, और हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। छोटे साइज में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपको मेंशन करे हुए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन से पहले का मामला है, बिफोर रिएक्शन अगर इसका वेट किया जाएगा, वो वेट सेम टू सेम जब रिएक्शन हो जाएगा और पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा, पानी की मॉलिक्यूल में ये हमारे पास ऑक्सीजन का, जबकि छोटे जो दो मॉलिक्यूल्स मेंशन किए गए हैं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरीके से एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो इस पानी के मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, तो यानी इसका जो वेट होगा वो सेम वही वेट होगा जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का था। यानी इस कंटेनर या इस हम कह रहे हैं कि जार का जो वेट है बिफोर रिएक्शन, यानी अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट है, वही वेट वाटर की फॉर्मेशन, यानी इनकी सेपरेशन से पहले या सेपरेशन के मौके पर और सेपरेशन के बाद जब जो है वाटर फॉर्म हो गया, तो उस वक्त का वेट दोनों वेट्स इक्वल होंगे। तो सिंपल सी लॉ कि मास ना तो कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है, इट्स मीन दैट मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग एन केमिकल रिएक्शन, लेकिन एक हालत से दूसरी हालत में जाता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के फॉर्म में इख्तियार कर लेता है। लेकिन मास जो है, टोटल अमाउंट या हम कहते हैं मास जिसे हम डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की जो मिकदार है वो सेम की सेम उतनी ही रहती है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो ये इस लॉ में बताया गया है, बहुत ही सिंपल सा उसूल कि हम जितना सामान लाएंगे कोई भी सब्सटेंस बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, उतना ही वेट रहेगा। अगर जब वो चीज फॉर्म हो जाएगी तो उस चीज का सेम वही वजन होगा जो सब्सटेंस, जो मटेरियल उसमें, जितने वेट का मटेरियल, जितने मास का मटेरियल उसमें यूज किया गया था। ये बेसिक सी लॉ जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानी जाती है, इसमें सिंपली ये बताया गया है कि ना मास बनता है ना खत्म होता है किसी भी कीमियाई अमल, केमिकल रिएक्शन के दौरान। आई होप कि आपको ये लॉ हम कहते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड थी क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।